नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से भी समझाते हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं कि वो मुख्य खबरें जिस पर होगी आज हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबर बताते हैं, फिर इसे डिटेल में समझाएंगे। पहली खबर क्या है, समझेंगे कि शराबबंदी क्यों कामयाब नहीं है। देश दुनिया में कहां पर शराबबंदी फेल हुई है, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर भी हम पूरी विश्लेषण करेंगे। सियासी यात्रा और यात्रा पर सियासत को समझेंगे। इसके अलावा रेलवे टिकट बुकिंग के नियम में क्या बदलाव हुए हैं, इसे भी आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। और बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। छपरा, सिवान, गोपालगंज में लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया और लोगों की जान चली गई। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी ने अपने लाल को खो दिया। शराब के सेवन से शमशान का सफर परिवार पर कितना भारी पड़ रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। दारू पी के मरल रोती बिलखती ये महिला सिवान के भगवानपुर थाना इलाके के रहने वाले सोनू की मां सरोज देवी है। सरोज का सोनू अब इस दुनिया में नहीं। इस महिला के घर का चिराग बुझ चुका है। जहरीली शराब पीने से सिवान में जिन 20 लोगों की मौत हुई उसमें सोनू का भी नाम शामिल है, जिसने बीते दिन अपने दोस्त दीपक के साथ जहरीली शराब पी और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। बस रह गई तो इस बेबस और बदहवास मां की पीड़ा, इनकी तकलीफ और अपने सोनू को फिर से जिंदा देख पाने का कभी न पूरा होने वाला सपना। लकड़ी नबीगंज क्षेत्र में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। गांव में चारों तरफ मातमी सन्नाटा पसरा है। ये घर मृतक अमित का है, जिसके दरवाजे पर बैठकर मां, दादी, पत्नी और घर की महिलाएं विलाप कर रही हैं। रीता देवी का शराब से सुहाग उजड़ गया है। रीता बताती हैं, जहरीली शराब ने पहले पति की आंखों की रोशनी छीन ली और फिर उनकी जिंदगी। दारू पी लिए थे रात में। कैसे खराब हुआ? रात में दारू पी लिए थे तो सोए थे, सोकर उठे सुबह में तो उनका आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा था। शराब का सेवन स्मशान का सफर करा रहा है। गांव से एक के बाद एक अर्थियां उठ रही हैं। झोपड़ी नुमा घर की तस्वीरें बता रही हैं, जिस घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी, जहरीली शराब से मौत के बाद एक कफन भी नसीब नहीं हो पा रहा। लोग जितना दोष पीने वालों को दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को भी उतना ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। 20 लोगों की मौत को अफसरों की नाकामी का नतीजा बता रहे हैं। प्रशासन अगर नहीं चाहेगा तो पब्लिक के चाहने से ही कुछ होने वाला नहीं है। ये महामारी से भी बड़ा महामारी है। जहरीली शराब जान ले रही है। लोग शराब कांड को प्रशासनिक विफलता बता रहे हैं। पुलिस गिरफ्तारी और कार्रवाई की दलील दे रही है। सरकार मुआवजे का पैसा दे रही है। पर सवाल अब भी वही है, शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला आखिर कब थमेगा? सिवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सिवान के साथ साथ उसके 2 पड़ोसी जिले छपरा और गोपालगंज में भी जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है। कई लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। जहरीली शराब ने इन इलाकों में मौत का तांडव मचा रखा है। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाइन लग रही है। गांव-गांव में मौत से मातम पसरा हुआ है और इन सब के बीच सवाल अभी भी यही कि शराबबंदी वाले बिहार में इतनी मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार में शराबबंदी है, लेकिन पिछले 24 घंटे में जहरीली शराब पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिवान, सारण से लेकर गोपालगंज तक जहरीली शराब ने मौत का ऐसा तांडव मचाया है कि चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। जहरीली शराब से किसी के जवान बेटे की मौत हो गई तो किसी के सिर पर पिता का साया उठ गया। जहरीली शराब पीने से बीमार हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये है गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पंथौली गांव के लालदेव मांझी और उनके बेटे प्रदीप मांझी। बुधवार की देर शाम दोनों ने शराब पी और इसके बाद दोनों की बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद दोनों की आंखों की रोशनी भी जाने लगी। स्थिति बिगड़ता देख दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। माल जल कीने खाती तो वो नहीं माल जल कीना नहीं था, आने से वहीं से बस लेट से ढोल भूख लागल, बस वो नहीं से बनावरा बनहोली वाली। कुछ ऐसा ही हुआ छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव के रहने वाले सरोज कुमार के साथ। उनके परिजनों ने बताया कि सरोज के दोस्तों ने उसे शराब लाकर दी, जिससे पीने के बाद सरोज की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे साथ मैं तो घर पे था, बगल में था, वो लेकर आया तो मेरे को दिया, मैं पिया। अभी क्या दिक्कत है? अभी मेरे को मैंने आँख से कम दिखाई देता। कब से आँख से कम दिखाई? ये है छपरा के गंडामन गांव के रहने वाले शिवजी ठाकुर। बताया जा रहा है कि इन्होंने भी शराब पी, इसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में इन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है तो जगह जगह शराब कैसे मिल रहा है, और जब लोगों को शराब मिल रहा है तो क्या प्रशासन को ये नहीं पता कि शराब कहां बेची जाती है और इसके पीछे कौन है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और जहरीली शराब कांड के बाद बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल उठने लगे। पर भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां शराबबंदी फेल रही है। हरियाणा की अगर बात करें तो शराबबंदी 1996 में लागू की गई और 1998 यानी कि ठीक 2 साल बाद वापस ले ली गई। मणिपुर में शराबबंदी 1991 में लागू हुई और 1998 में आंशिक रूप से वापसी हो गई। मिजोरम में शराबबंदी 1997 में लागू हुई और 2014 में वापस ले ली गई। आंध्र प्रदेश की अगर बात कर ले तो यहां पर भी शराबबंदी लागू की गई थी और साल था 1994 और 1997 में यानी कि ठीक 3 साल बाद इसे वापस ले लिया गया। वहीं केरल की अगर बात कर ली जाए तो शराबबंदी साल 2014 में लागू हुई और 2017 में इसे भी वापस ले लिया गया। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो शराबबंदी 1994 में लागू हुई और 1981 में इसे वापस ले लिया गया। तो आप ये समझिए कि कैसे कैसे अलग अलग राज्यों में कुछ सालों के लिए शराबबंदी भले ही लागू हुई हो, लेकिन इसे फिर वापस भी ले लिया गया है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की अब हम बात करेंगे। दुनिया भर में जगह जगह पर शराबबंदी लागू की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। विश्व में कहां कहां शराबबंदी कानून को वापस ले लिया गया, वो भी आप जरा समझिए। सबसे पहले हम कनाडा देश की बात करेंगे। यहां पर शराबबंदी 1918 में लागू हुई और ठीक 2 साल बाद यानी कि 1920 में वापस ले ली गई। नॉर्वे में शराबबंदी 1916 में लागू हुई और 1927 में इसे वापस ले लिया गया। चलिए अब आपको फिनलैंड की जानकारी देते हैं। फिनलैंड में भी शराबबंदी लागू हुई थी, 1919 में लागू किया गया और इसे 1932 में वापस ले लिया गया। क्या आप जानते हैं अमेरिका में भी शराबबंदी 1920 में लागू हुई और 1933 में इसे भी वापस ले लिया गया। वहीं आइसलैंड की भी जानकारी आपको दिए चली। शराबबंदी 1915 में लागू हुई और 1935 में वापस ले ली गई। रूस में शराबबंदी 1914 में लागू हुई थी और 1923 में इसे भी वापस ले लिया गया।
तो आप ये समझिए कि राज्य नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में जहां भी शराबबंदी लागू हुई उसे वापस भी लिया गया। अब आइए ये भी समझते हैं कि शराबबंदी आखिर कामयाब क्यों नहीं होती है, क्यों इसे वापस लेना पड़ता है। सबसे पहली वजह है क्योंकि अवैध शराब का निर्माण शराबबंदी के लागू होने के साथ ही शुरू हो जाता है। शराब तस्कर और माफिया काफी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। पुलिस की मिली भगत से अवैध धंधा करने लगते हैं। धड़ल्ले से अवैध शराब की तस्करी जगह जगह पर शुरू हो जाती है। पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी की जाती है, वहां से शराब लाकर जिस राज्य में शराबबंदी कानून को लागू किया गया है वहां पर बेचा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि बिहार में यूपी और बंगाल और झारखंड से तस्करी की खबरें आपने अक्सर सुनी होंगी और ऐसा ही होता है क्योंकि ये पड़ोसी राज्य है और यहाँ पर शराबबंदी कानून नहीं है, शराब की बिक्री होती है, इसीलिए वहां से शराब लाकर बिहार में बेची जाती है। शराबी लोग शराबबंदी में भी शराब का सेवन करते हैं। शराबबंदी के फेल होने के पीछे वित्तीय कारण भी है। क्या है वित्तीय कारण? शराबबंदी से सरकारी रेवेन्यू को अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है और इसीलिए इसे फिर से लागू कर लिया जाता है। साथ ही साथ इसलिए भी कहीं बहुत ज्यादा दिनों तक शराबबंदी नहीं टिकती है। तो आप ये समझ रहे हैं कि कितना सारा नुकसान है और हालांकि इसके फायदे भी कुछ स्तर पर होते हैं लेकिन नुकसान ज्यादा। भारत में अभी जिन राज्यों में शराबबंदी है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पूर्ण शराबबंदी है। सबसे पहला राज्य है बिहार, दूसरा राज्य है गुजरात जहां पर शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू की गई है। नागालैंड ऐसा राज्य है जहां पर शराबबंदी है। मणिपुर में भी शराबबंदी कानून को लागू किया गया है। इसके साथ साथ लक्षद्वीप में भी इस कानून को लागू किया गया है। इसके अलावा मिजोरम की बात करें तो वहां भी शराबबंदी कानून फिलहाल प्रस्तावित रखी गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि शराबबंदी किन किन राज्यों में है, कहां पर पहले लाई गई और उसे वापस ले लिया गया। बढ़ते आगे, बिहार में सियासी यात्रा और यात्रा पर सियासत दोनों ही जारी है। एक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कल से यात्रा शुरू कर रहे तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा बीच में स्थगित कर दी है। अब ये दोनों नेता एक दूसरे की यात्रा को लेकर आमने सामने आ गए हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सियासी यात्रा और यात्रा पर सियासत दोनों जोरों पर है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से स्वामी दीपंकर जी महाराज के साथ हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा का अंजाम क्या होगा इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है, पर आगाज कैसा होगा गिरिराज का ये बयान ही बता रहा है। मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? अगर वो कोई भी हो, मुसलमान ही क्यों ना हो, आज मेरे अस्तित्व पर खतरा है। हिंदू एकता का आह्वान कर चुके गिरिराज हिंदुओं को संगठित और सशक्त बनाने की बात कह रहे हैं। गिरिराज अपनी यात्रा को गैर राजनीतिक बता रहे हैं, पर इस पर सियासत नहीं थम रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि नफरत की राजनीति करने वाले गिरिराज हिंसा के सहारे समाज को बांटना चाहते हैं। अगर वो प्रयास करेंगे दंगा कराने का, भड़काने का, तो आप समझ जाइए राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, उनको सबक जरूर सिखाने का काम। तेजस्वी की टिप्पणी पर गिरिराज भी गर्म हो गए। कहा, तेजस्वी मुसलमानों को एक करने के लिए निकले थे, पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डरकर तेजस्वी ने अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी। कह रहा हूं, वो मेरी यात्रा के डर से अपनी यात्रा कल उन्होंने समाप्त कर दी। उनको लगा कि यादव भी हिंदू है और हम मुसलमानों को एकत्रित करने चले हैं, इसीलिए उन्होंने यात्रा को स्थगित कर दिया। गैर राजनीतिक यात्रा का दावा कर रहे गिरिराज राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर भी हमलावर हैं। यात्रा पर आपत्ति जताने वालों को वोट बैंक का सौदागर कह रहे हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। गिरिराज की यात्रा का कितना असर होगा ये तो चुनाव में ही पता चल पाएगा। भागलपुर से आशीष रंजन और जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर सियासत काफी तेज हो गई है। यात्रा की वजह बताएंगे और यात्रा वाली सियासत भी आपको समझाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का ये पहला चरण है जो 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होगी और 22 अक्टूबर को किशनगंज में खत्म हो जाएगी। चलिए अब खबर तो समझिए। पहले चरण की 5 दिन की यात्रा में गिरिराज सिंह भागलपुर होते होते कटिहार, पूर्णिया और अररिया को टच करते हुए किशनगंज तक जाएंगे। दरअसल गिरिराज सिंह की इस यात्रा का फोकस मुस्लिम बहुल इलाकों में है, सीमांचल में है। सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। गिरिराज सिंह की यात्रा से वहां ध्रुवीकरण की कोशिश की जा सकती है। गिरिराज सिंह की यात्रा को भी अब आप समझिए। दरअसल गिरिराज सिंह शुरू से हिंदू के हितों की बात करते हैं, मुस्लिम सांप्रदायिकता का विरोध करते रहे। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा में लोगों से मुलाकात करेंगे गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को अपना कद बढ़ाने में इससे काफी मदद मिलेगी। गिरिराज सिंह कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी कोशिश करेंगे। हिंदू वोट के बिखराव को रोकने की भी कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी और गिरिराज की यात्रा से हिंदू वोट एकजुट होगा। जात पात की सियासत करने वाले लोगों की रणनीतियां खराब होगी और इसीलिए ये तैयारी गिरिराज सिंह की तरफ से की गई है। और समझिए कि गिरिराज की यात्रा पर अब सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, यात्रा पर सियासत क्यों की जा रही है। दरअसल गिरिराज की यात्रा का नाम हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। हिंदू शब्द की वजह से तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को दिक्कत हो रही है। माहौल बिगाड़ने का अंदेशा वो जता रहे हैं विरोधी दल के लोग। और ऐसे में यात्रा के पीछे गिरिराज सिंह के तर्क को भी हम आपको समझाते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं शुरू से ही हिंदू हितों की बात करता आ रहा हूं। हिंदू को संगठित करने के लिए ये यात्रा बहुत जरूरी है। हिंदुओं को सशक्त बनाने के लिए ये यात्रा कर रहा हूं। हिंदुओं को एकजुट करने का यात्रा मकसद है और संगठित हिंदू सशक्त हिंदू यात्रा का एकमात्र उद्देश्य गिरिराज सिंह की तरफ से बताया जा रहा है। गिरिराज सिंह हिंदुओं से बोले बटोगे तो कटोगे, ये भी बात आपने जरूर सुनी होगी। तो फिर वही सवाल कि जब सब लोग यात्रा करते हैं तो फिर गिरिराज की यात्रा पर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। सुनिए, यात्रा की सियासत भी समझिए। देश की राजनीति में यात्रा का विशेष महत्व शुरू से रहा है। यात्राएं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का बहुत ही सीधा साधा माध्यम है। चुनाव के नजरिए से नेता यात्रा करते हैं और यात्रा से नेताओं को फायदा होता रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दो यात्रा की और अभी तेजस्वी यादव की यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। आपने सुना होगा कि तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलेंगे। पहली यात्रा पहले चरण की उन्होंने पूरी कर ली है और अब से थोड़े ही दिन में दूसरे चरण की यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो गिरिराज सिंह भी अब यात्रा पर निकल रहे हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा का नाम हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। विरोधी गिरिराज की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा को माहौल बिगाड़ने वाला बता रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि उनकी यात्रा पर आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, क्या हिंदू हितों की बात करना गलत है। उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया है। बहरहाल यात्रा पर सियासत लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वार पलटवार चल रहे हैं, लेकिन हिंदू स्वाभिमान यात्रा की बात गिरिराज सिंह कर रहे हैं। और देखिए, फिलहाल इस हमारे खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।